जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, पेट की परीक्षा भी निकलेगी और लेखपाल में भर्ती भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास समझ लीजिए। आपकी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण, या फिर ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, या फिर पाशुपत्र अस्त्र बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए आप, लेकिन ये पेट के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी तरफ से, जान लीजिए। क्योंकि मैंने पिछली बार पेट का पेपर दिया था तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, और वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, इन सभी के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। अगर वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं तो जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगा उससे कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिएगा, जितने भी ग्रुप हैं आपके सब में डाल दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। सफलता की खासियत यह है कि ये क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलती। दोस्तों, जो सफलता होती है वो क्रेडिट कार्ड पर, या फिर समझ लीजिए किसी दुकान पर, या फिर आप किसी से ले नहीं सकते हैं सफलता को। बल्कि दोस्तों, जो बाकी चीज़ों के इसके लिए पहले कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, जो सफलता की खासियत है वो ये है कि यह क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ों के जैसे इसके लिए पहले कीमत चुकानी पड़ती है। आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करिए, धैर्य रखिए, तब जाकर आप सफल होंगे। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों जो है उसका स्थल कालीबंगा है एक, वो किस प्रदेश में स्थित है बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है। इसे भी आप याद रखिएगा साथ में। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो गुजरात देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको धौलावीरा मिल जाएगा, ये भी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइएगा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो आर्य आए थे प्रारंभ में, उनके बारे में बता दें आपको, वो संस्कृत में बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे और झुंडों में भारत पहुंचे थे। बाकी जो डी वाला है ये गलत हो जाए, बाकी तीनों ऊपर के सही हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था। बताइए दोस्तों, किसका नाम जो है आपका देवा नाम प्रियदर्शी था। तो बता दें आपको, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा एक शिलालेख पढ़ा जिसमें देवा नाम प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख था, और यह उपाधि सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो अशोक के शिलालेख थे उसे सर्वप्रथम जो पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता जो है कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो अजंता की कलाकृतियाँ वो बता दें आपको, जो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी बुद्ध से संबंधित है, इसे याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित अजंता में 29 गुफाएं हैं। ये गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की वाघुट नदी के तट पर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य एवं विहार दोनों देखे जा सकते हैं। तो ये सभी आपके दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये आपका जो बनाया गया था ये गुप्त काल में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संबंधित बौद्ध धर्म से हैं लेकिन बनाया गुप्त काल में गया था। ऑप्शन नंबर देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों, बता दें आपको, जो औरंगजेब था इसका 2 बार आपका राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला जो हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा 15 जून 1659 को हुआ था। जो औरंगजेब था दोस्तों, इसे आलमगीर की उपाधि धारण की थी इसने। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, जो भगत सिंह थे इन्हीं के द्वारा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक लिखी गई थी। ये पुस्तक उन्होंने जेल में रहकर लिखा था, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था।
तो बता दें दोस्तों जो भारत के अंतिम वायसराय था वो माउंट बेटन था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लिनलिथगो आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ये वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो बता दें दोस्तों जो रास बिहारी बोस थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग प्रदान किया था। दोस्तों 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया और भारत की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का निर्णय लिया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट का तैयार किया गया था, उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो थी डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर अंसारी। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है वो आपके बाल गंगाधर तिलक के नाम द्वारा लिखा गया है। इस दोस्तों ग्रंथ को इन्होंने मांडले जेल में रह कर लिखा था। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी के गुरु थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? बताइएगा दोस्तों 11 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों जो पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बता दें आपको जो पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा पर पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने तथा साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए इस रेखा को 75 डिग्री अक्षांश पर पूरब की ओर मोड़ा गया था, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? तो बता दें दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है आपके भारत की दक्षिणतम बिंदु है और जो स्थित है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इस पे आपकी इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग साथ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? दोस्तों जो गोरखपुर है आपका वो किस नदी पर स्थित है? तो बता दें दोस्तों जो राप्ती नदी है इसी के तट पर गोरखपुर स्थित है और जो सरयू नदी देख रहे हैं दोस्तों इसके तट पर आपका अयोध्या मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दें दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम मानसून के उपरांत अक्टूबर एवं नवंबर माह में मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन कहते हैं। इससे अधिक तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है वो आप तमिलनाडु में इससे वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, तो या फिर तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? बताइएगा दोस्तों खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा जो भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो बता दें दोस्तों आपको जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे दोस्तों खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों जो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक थे उन्हें किसको कहा जाता है? तो बता दें आपको जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1976 में अपनी जो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आपूर्ति एवं मांग, प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजार में श्रम के संबंध का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दोस्तों विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता है वो आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रधानता, बेरोजगारी का बढ़ा हुआ स्तर। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो आप बी देख रहे हैं ये नहीं होगा। इसमें उद्योगों की प्रधानता नहीं, कृषि की प्रधानता भारत की अर्थव्यवस्था में है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? बता दें दोस्तों जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय है वो सरदार पटेल भवन
संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा दोस्तों। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। इस क्रांति के फलस्वरूप भारत में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है कि मध्य सहयोग से, बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो बता दें दोस्तों जो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय संबंधी विशेषता भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों में है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसने ही भारतीय संविधान में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, इसे आप याद रखिएगा। इस अधिनियम से दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण आदि लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें जो भाग 9 है इसमें पंचायतें दी हुई हैं, ये वाला तो सही हो गया। इसके अलावा बता दें आपको, और जो आप यहाँ पे दूसरा वाला देख रहे हैं नगर पालिकाएँ, ये भी सही दिया हुआ है। नगर पालिकाएँ जो है 9 के क के में हैं, भाग 9 के क में। इसके अलावा दोस्तों जो सहकारी समितियाँ ये 9 ख में हैं, ये भी सही दिया हुआ है। लेकिन भाग 10 दोस्तों गलत दिया हुआ है। भाग 10 में जो दिया हुआ है आपका वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपका डी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो बता दें दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसी के अंतर्गत आर्टिकल जो 19 है उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, इसे याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए थे, जिनमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने के अधिकार, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता प्रदान है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भू अभिलेखन के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दोस्तों जो पटवारी होता है, पटवारी का जो मुख्य कार्य होता है वो भूमि मापन एवं भूमि अभिलेखन का रख रखाव करना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? दोस्तों जो लोहे की सुई होती है वो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती हैं। इसके अलावा केशिका नली में द्रव का उठना पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो बता दें दोस्तों जो सामान्य आँखों के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये जो इसका कारण होता है वो इसलिए होता है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण लैक्टिक एसिड का संचय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लंबे समय तक दोस्तों आपको बता दें फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम जो बेंजोएट है इसका रासायनिक सूत्र C7H5NaO2 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो फॉर्मिक एसिड होता है आपका, फॉर्मिक अम्ल जो बोलते हैं, ये चींटी के काटने पे ये आपको सबके शरीर में छोड़ती है चींटियाँ, इसे याद रखिएगा। एसिटिक एसिड को दोस्तों विनेगर बोलते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो बता दें दोस्तों जो जैव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कितना होगा। 31 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सबको आप नोट करते चलिएगा अभी तक
तो बता दें दोस्तों, जो बताइएगा किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के तट पर था और यहीं से पशुपति की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लोथल देख रहे हैं, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। और यहाँ से बंदरगाह जो कि डॉकयार्ड बोलते हैं, ये भी मिला था और युग्मित समाधान भी मिला था। कालीबंगा है दोस्तों, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और जो धौलावीरा देख रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में स्थित है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित है। तो बता दें, जो ऋग्वेद है यहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो तीसरा मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं, और जो तीसरा मंडल है वहीं पे गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे याद रखिएगा। यजुर्वेद जो दोस्तों जो देख रहे हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है। और जो सामवेद है आपका, ये संगीत का जनक किसे कहा जाता है, और अथर्ववेद में आपका जादू टोने के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, यहीं इसी में युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा इसमें, ये 1191 होगा। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, इसे भी याद रखिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। इसका राइट, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और जो चंदावर का युद्ध देख रहे हैं वो 1194 में हुआ था, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आप कलिंग युद्ध देख रहे हैं 261 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश दोस्तों बताइएगा, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश है आपका, इसका जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो कृष्ण प्रथम थे वो राष्ट्रकूट वंश के ही शासक थे, इन्होंने ये एलोवेरा की जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, हरिहर बुक्का जो देख रहे हैं आप, ये संगम वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति जो देख रहे हैं, ये वाकाटक वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था। और बीटा जो प्रथम देख रहे हैं, ये काकतीय वंश का संस्थापक था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कार्य दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी कार्य अकबर के हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बता दें दोस्तों, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वो वारेन हेस्टिंग था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो यहाँ पे आप कैनिंग देख रहे हैं, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। विलियम बेंटिंग दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इससे भी याद रखिएगा। डलहौजी के बारे में बता दें दोस्तों, डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। और शिक्षा का जो बूट डिस्पैच है 1854 में आया था, वो इसके ही शासनकाल में आया था, इसने ही लागू किया था। इसके ही शासनकाल में दोस्तों जो ट्रेन पहली चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे चली थी, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, इसे भी याद रखिएगा। और जो श्री राजगोपालचारी देख रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी यही थे, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्वशासन का जनक था। पहली बार जनगणना 1872 में इसी के शासनकाल में हुई थी। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों, जो बारदोली सत्याग्रह है 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो आपका किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी सत्याग्रह में महिलाओं ने इन्हें जो उपाधि दी थी दोस्तों, सरदार की उपाधि दी थी, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसी के विरोध में दोस्तों बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर जो आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और 1919 दोस्तों जो दिया हुआ, इस समय रॉलेट एक्ट आया था। और जलियांवाला जो पाक का कांड है वो भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। 1930 में दोस्तों सब जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ था। और जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी वो साबरमती से शुरू की गई थी 1930 में ही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसको दोस्तों आंतरिक ग्रह या फिर इनर प्लेनेट कहते हैं। दोस्तों, जो इनर प्लेनेट होता है वो मंगल ग्रह के अंदर तक जितने होते हैं, मतलब बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों आपके इनर ग्रह होते हैं या फिर आंतरिक ग्रह होते हैं। और जो इसके बाद के होते हैं, जो आपके हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आपके वाह ग्रह हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कोई। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक दोस्तों
की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बता दें दोस्तों जो अमरकंटक है यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो गोदावरी है ये आपकी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से जो नासिक में है वहाँ से निकलती है। कावेरी आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। और जो कृष्णा नदी है ये आपके महाबलेश्वर की पहाड़ी निकलती है। इसकी जो आपकी सहायक नदी है वो मूसी और तुंगभद्रा हो जाएगी। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? दोस्तों जो डाउन्स घास का मैदान है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो स्टेपीज है वो यूक्रेन में स्थित है। प्रेरी आपका यूएसए और कनाडा में है। पंपास आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा। और वेल्स जो है आपका साउथ अफ्रीका में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है आपकी वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है। इसे भी याद रखिएगा। सतलज नदी दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना बना है इस पर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी सतलज नदी पर ही बना है। भागीरथी नदी दोस्तों जो देख रहे हैं इस पर टिहरी बांध बना है जो कि उत्तराखंड में है। और फरक्का परियोजना भी भागीरथी नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों जो कृष्णा नदी देख रहे हैं यहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? तो बता दें दोस्तों जो आपका ओरंग नेशनल पार्क है आपका ये आपके असम में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो अंशी नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में है। कुनू नेशनल पार्क दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर 8 बाघ आए थे नामीबिया से, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में हो जाएगा। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और बेतला या फिर पलामू आपका झारखंड में हो जाएगा। अगला, कौन सी परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है? तो बता दें दोस्तों जो उकाई परियोजना देख रहे हैं आप ये ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरदार परियोजना बताया ये आपको नर्मदा पर है। हीराकुंड आपका महानदी पर हो जाएगा। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका परियोजना ये आपका दोस्तों कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? दोस्तों जो मछली उत्पादन है इसके लिए नीली क्रांति या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था। अब आइए अन्य ऑप्शन को देखते हैं। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध या फिर मिल्क के लिए शुरू की गई थी। भूरी क्रांति जो है आपका फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक के लिए शुरू की गई थी। रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। और जो गुलाबी क्रांति देख रहे हैं वो बागवानी के लिए शुरू की गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाषाओं को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो शुरुआत में 14 भाषाएं थी लेकिन इसमें 3 संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन इसके तहत दोस्तों जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो सिंधी थी। जो 71वां संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, इसके तहत नमक के याद कर सकते हैं। नमक से दोस्तों जैसे नमक से आपका नेपाली मणिपुर कोंकणी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सी देख रहे हैं 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत दोस्तों बोडोमास, डोंगरी, सैंथाली और मैथिली ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। इन्हें याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपकी 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है। इसे याद रखिएगा। ये जो 85वां दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे याद रखिएगा आप लोग। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो 8वीं अनुसूची देख रहे हैं इस भाषा में इसमें भाषा का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों सूचियाँ दी गई हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। इसे भी याद रखिएगा। जो संघ सूची है इसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी वो जो 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय हैं। और जो चौथी देख रहे हैं दोस्तों ये राज्यसभा में सीटों का वितरण चौथी अनुसूची के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? दोस्तों जो आर्टिकल 40 देख रहे हैं आप ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आर्टिकल 108 देख रहे हैं आप ये संयुक्त बैठक का उल्लेख है। इसमें 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता या फिर अनटेचबिलिटी का अंत है। आर्टिकल 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था वो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता। इन तीनों को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 21 क में इसे जोड़ा गया था। 101वां दोस्तों देख रहे हैं जो आपका ये जीएसटी से संबंधित है। इसे याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों इसमें वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।
और 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो EWS के लिए हुआ था। कौन सा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो आप बिहू देख रहे हैं ये असम में मनाया जाता है, पहला वाला का असम हो जाएगा। और जो झारखंड में मनाया जाता है आपका सरहुल महोत्सव जो होता है झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ओणम केरल में हो जाएगा। नवरोज़ दोस्तों एक जो आपका पारसी त्यौहार है। मकर बिलक्कू दोस्तों आपका सबरीमाला मंदिर है जो वहाँ पे केरल में, उसमें मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से संगठन में भारत शामिल नहीं है, बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो G7 है इसमें भारत शामिल नहीं है, बाकी सभी में भारत शामिल है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो क्वाड है इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इनका जो संयुक्त दोस्तों युद्ध अभ्यास होता है मालाबार, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों जो G20 है इसकी वर्तमान जो बैठक हुई थी अभी वो आपकी इंडोनेशिया में हुई थी 2022 की, और जो 2023 में होगी वो भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाली है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है, इसमें कुल 10 सदस्य हैं। WTO दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जो ब्रिक्स देख रहे हैं इसकी जो 2022 में बैठक की गई है वो चीन के द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तो बता दें दोस्तों, जो 26 दिसंबर देख रहे हैं आप लोग, इस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को आपका जो मनाया जाता है दोस्तों वो साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 31 मई को दोस्तों आपका जो आपका मनाया जाता है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और जो 7 अप्रैल है इस दिन आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, तो बता दें दोस्तों, आपका जो जिनेवा में मुख्यालय वो WHO का है। बाकी आप सबका बताते हैं, जो आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता में हो जाएगा। UNEP जो देख रहे हैं दोस्तों इसका जो मुख्यालय हो जाएगा आपका नैरोबी केन्या में हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा। इंटरपोल का जो मुख्यालय वो लियोन में है, पेरिस लियोन फ्रांस में है। इसके अलावा IMF जो है दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक और IMF का। और जो UNO है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर का, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो बता दें दोस्तों, जो इंग्लैंड के रानी ओसुलुवेन हैं इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। यह इनका 7वां खिताब है। अगला क्वेश्चन, 2021 के लिए टाइम मैगजीन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, बताइएगा दोस्तों। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है वो किसे चुना गया है, तो बता दें दोस्तों, जो टेस्ला कंपनी के CEO हैं एलन मस्क है, इन्हें ही पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है, बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र है ये चीन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह विश्व में इस तरह का पहला अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो बता दें दोस्तों, जो लोसर आपका है ये लद्दाख में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। लोसर फेस्टिवल आपका लद्दाख में, और एक लोसांग होता है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। लोसर आपका लद्दाख में और लोसांग आपका सिक्किम में हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा में आपका लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है, या फिर खारची उत्सव भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। और नुआ खाई ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और जो ओणम है आपका वो केरल में मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन से स्थान पर था, दोस्तों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है इसमें जो भारत का स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 83वें स्थान पर है। इसमें दोस्तों इसमें सुधार आया, जो 2021 में इसका रैंक था वो 90 रैंक था, लेकिन इस बार इसका 83वें स्थान पर ये आ गया है। पहले नंबर पर आपका जापान हो गया है। अगला क्वेश्चन, पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली दोस्तों पहली महिला भारतीय कौन है, बताइएगा दोस्तों। जो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो बता दें दोस्तों, जो पिंक बॉल टेस्ट है इसमें शतक लगाने वाली जो पहली खिलाड़ी है वो स्मृति मंधाना है, इसे याद रखिएगा। और जो पहले पुरुष है दोस्तों वो विराट कोहली हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% दोस्तों पेपरलेस सरकार बन गई है, दोस्तों जो पेपरलेस सरकार बनी है, पेपरलेस सरकार वो UAE दुबई की सरकार बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की जो 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो कलकत्ता का दुर्गा पूजा है, इसे 14वीं विरासत के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल प्रस्फितियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो बजट 2022-23 में सरकार द्वारा वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% दोस्तों टैक्स लगाने की घोषणा की है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है आपका, इसने मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो भारत का पहला भू पार्क होगा। आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? दोस्तों आपका जो त्रिपुरा राज्य है, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? दोस्तों बताइए किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, हांगकांग में भी डॉलर यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों फिजी में भी डॉलर यूज होता है, न्यूजीलैंड में भी डॉलर यूज होता है, लेकिन ग्रीनलैंड में आपका क्रोन यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड में आपका क्रोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 30 वर्ष दोस्तों उसके लिए चाहिए, अगर आप राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए दोस्तों और उपराष्ट्रपति के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है वो 21 वर्ष की आयु में लड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु बता ही दिए दोस्तों, जो 25 वर्ष होती है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मुख्यालय दिया हुआ है और संगठन, तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है, ये तो सही है। बाकी अगले पेज पे देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, ये भी सही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय आपका लंदन में है, न कि जिनेवा में है। तो इस समय जो डी वाला है गलत है, इसका राइट आंसर लंदन में होगा। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जो एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन, बिरला तारामंडल किस शहर में स्थित है? तो बता दें दोस्तों, कोलकाता में स्थित बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ये कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो बता दें दोस्तों, भारत में मुगल चित्रकारी की 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की अवधि का काल है। और इसकी जो बता दें दोस्तों, यह चित्रकलाएं सामान्यतः युद्ध, पौराणिक कहानियों, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य, साहित्य, जीवन जैसे विषयों के आसपास घूमती हैं। इसका राइट आंसर अभी सभी हो जाएगा दोस्तों। इसमें युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो दोस्तों वेदांतम सत्यनारायण थे, ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे। दोस्तों कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसे आप याद रखिएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, कथक का आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ओडिसी आपका उत्तर प्रदेश उड़ीसा से हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? दोस्तों जो पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया था वो 1954 में प्रदान किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जो पद्म पुरस्कार है ये आपका 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी ने भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो बताएं दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम है, इसने ओलंपिक में जो अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसी में जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस ओलंपिक में दोस्तों जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल 14 गोल किए थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को विश्व में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों जो भूटान है ये संपूर्ण विश्व में पहला एवं एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, अर्थात यहाँ कार्बन का अवशोषण उसके उत्पादन तुलना से में अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो नेपाल है इसकी संसद का क्या नाम है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को इसे भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।